नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। तरक्कियों के इस दौर में जोर उसी का चल गया, बना के रास्ता जो इस भीड़ से निकल गया। भीड़ बहुत ज्यादा है, रास्ता बना के आपको निकलना है। गति, ये अपना टॉपिक चल रहा है। गति, मोशन, ये पढ़ रहे थे हम। आगे सब विभिन्न प्रकार की गतियां आपको जाननी है ना। यादृच्छिक गति हो गया क्या? यादृच्छिक गति कौन सी होती है? टेढ़ी मेढ़ी गति। कौन सी? टेढ़ी मेढ़ी गति। टेढ़ी मेढ़ी गति को यादृच्छिक गति बोला जाता है, जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती। उदाहरण क्या था इसका? वापस नहीं आए। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? कौन सी है? मधुमक्खी की गति। मधुमक्खी होती है। इसके अलावा आपके ततैया जो होता है, हाँ जी। इसके अलावा भ्रमर हो गया। तितली जो होती है ना, तितली, खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी जो होते हैं उसमें भी यही गति पाई जाती है। सवाल पूछा जाए मधुमक्खी में किस प्रकार की गति है, तो यादृच्छिक गति होगा। ततैया जो होता है, जान गए, तितली की गति, ये सब यादृच्छिक गति के उदाहरण है। टेढ़ी मेढ़ी गति जिसमें दिशा नहीं होती। आवर्त गति। आवर्त गति किसको बोला जाता है? आवर्त गति किसको कहेंगे? ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद में दोहराई जाती है। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। निश्चित समय बाद, निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। जैसे अरे, आवर्त गति का एग्जाम्पल क्या होने वाला है? ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद में दोहराई जाती है, आवर्त गति होगी। जैसे बताओ, एग्जाम्पल क्या है इसका? कुम्हार का जो चोक होता है, कुम्हार के चोक की गति। घड़ी का पेंडुलम देखा है ना, उसमें भी आवर्त गति या फिर दोलन गति, इसको दोलन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? याद रखिएगा, इसको दोलन गति भी कहा जाता है। दोलन गति, दोलन गति भी है। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद में दोहराई जाती है, निश्चित समय के बाद में। अब घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी के पेंडुलम में यही गति होती है। घड़ी के पेंडुलम में, घड़ी के पेंडुलम में कौन सी गति होगी जी? दोलन गति। घड़ी का निश्चित पेंडुलम निश्चित समय बाद में दोहराता है ना वापस, आवर्त। तो ये आवर्त गति रहने वाली है, इसी को दोलन गति कहते हैं। कुम्हार के चोक में ये गति पाई जाती है। छोटी छोटी है ये गतियां, ध्यान में रख लेना। घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। इसका एग्जाम्पल क्या है? घूर्णन गति कौन सी होती है? जो निश्चित पथ पर होती है। निश्चित पथ पर होने वाली गति, ये आपके घूर्णन गति होती है। घूर्णन जानते हो? जैसे एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? उदाहरण बताइएगा।
अरे घूर्णन गति जो अपने वृत्ताकार अक्ष पे, तो ये किस में होगी? घूर्णन गति। पंखे की गति, ये पंखा जो घूम रहा है ना, ये घूर्णन गति के कारण ही है ना, तो पंखे की गति। और बताओ, देखो घड़ी का जो पेंडुलम है उसमें दोलन गति है, लेकिन जो घड़ी का सुई है ना, घड़ी के सुई की गति देखा होगा आपने। घड़ी का पेंडुलम निश्चित समय बाद में ऐसे दोहराता है, वो घड़ी के सुई की गति होगी। और बताओ जरा, साइकिल का पहिया जो होता है उसमें भी घूर्णन गति होती है, वृत्ताकार भी होती है। साइकिल के पहिए की गति, यस, पृथ्वी की गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण ही घूमती है। तो ये सारे आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है जी। हो गया। इसके अलावा इसको हम वृत्ताकार गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वृत्ताकार गति। बोलो, इसको वृत्ताकार गति भी बोला जाता है। और वृत्ताकार गति यदि स्पेशल दिया जाए तो साइकिल के पहिए की गति रहेगी वृत्ताकार गति में, कोलू का जो बेल होता है उसकी गति, कोलू के बैल की गति। बोलो, कुम्हार के चौक में घूर्णन गति होगी यदि वो पूरा घूम रहा है, तो कुम्हार के चौक में गति, कुम्हार के चौक की गति। सही है जी। ये घूर्णन गति का है या फिर वृत्ताकार गति का है, उसमें लिख लिया क्या? कोई बात नहीं, इसमें नोट कर लेना। कुम्हार के चौक की गति या फिर कोलू के बेल की गति, ये वृत्ताकार पथ में घूमते हैं ना ऐसे। कोलू का बेल देखा है? हाँ, ऐसे घूमता है वो कुएं के चारों तरफ, तब जाके पानी निकलता है बाहर। तो कोलू के बेल की गति, ठीक है। कुम्हार का चौक, ये सब जानते हैं आप। क्लियर हो गई बातें? नहीं, इसमें ही कैंसिल कर दिया उसको, वो कैंसिल हो गया। और बताओ, हाँ, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं ना, वो ग्रह की गति भी इसी में आने वाली है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी घूर्णन गति के कारण होते हैं। अरे भाई, इसको यहां से कैंसिल कर लेना अब तो, ठीक है। कहां गया वो? ये रहा, ठीक है। आवर्त गति में घड़ी के पेंडुलम में सही है, बिल्कुल सही है जी। बाकी ये ध्यान में कर लेना, ये इंपोर्टेंट है। घूर्णन गति, घूर्णन गति वो होती है जो निश्चित पथ में दोहराई जाती है। जैसे बात करें पंखे की गति, आप देख रहे हैं ना ऊपर, गाड़ी का सुई आपने देखा होगा, साइकिल का पहिया भी आपने अवश्य देखा, पृथ्वी की गति आप जानते हैं सारे, कोलू के बेल की गति, कुम्हार के चौक की गति, या फिर ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसको हम वृत्ताकार गति भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वृत्ताकार गति। और बताओ, दोनों इंपॉर्टेंट है, घूर्णन गति और इसके अलावा यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति तो आपको पता ही है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आर्मी के एग्जाम में सवाल पूछा गया यादृच्छिक गति। एक लिखना कंपन गति, कौन सी है? कंपन गति। कंपन गति, ये कौन सी गति है भाई?
किसी सतह से टकराने के बाद में ध्वनि आए, कंपन उत्पन्न हो, किसी वस्तु में कंपन या ध्वनि उत्पन्न हो। ठीक है, कोई भी वस्तु किसी से सतह से टकराएगी तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा, कंपन गति है। जैसे परात या थाली की गति। उदाहरण देखें तो परात जो होती है ना, परात या फिर थाली है, थाली में इस प्रकार की गति होती है। थाली कहीं गिर जाए तो आप सबको पता है कंपन करेगी। स्कूल की घंटी देखा है, स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी ऐसे बजाते हैं ना उसको, तो उसमें कंपन होता है, साउंड आती है, तो ये कंपन गति है। और बताओ इसके एग्जाम्पल। वीणा के तार की गति, जी बिल्कुल सही है, वीणा के तार की गति, इन सब में कंपन गति होगी। वीणा का तार आपने देखा होगा, जंतरवादी जिसमें तार लगे रहते हैं, तो उसमें भी कंपन होता है, तो कंपन गति है वो। ठीक है, कर लोगे, यहां से गतियों में कोई समस्या ही नहीं है। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। अब ऐसी गति जो सरल रेखा में होती है, सरल रेखा में होने वाली गति, सरल रेखा में होने वाली गति। अच्छा, आपको क्या करना है, बस गतियों के एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, थोड़ा दिमाग लगा के, बस आंसर आ जाएगा। सरल रेखा में होने वाली गति ये सरल रेखीय गति होगी। एग्जाम्पल करें इसका, क्या होगा उदाहरण, क्या है? यस, ये सही है। यस, ट्रेन जो होती है वो सरल रेखीय गति में चलती है ना, ट्रेन की गति। स्कूल की जो फिसलन पट्टी है ना, उसमें देखा होगा आपने, स्कूल की फिसलन पट्टी नहीं होता है क्या? स्कूल की फिसलन पट्टी बच्चे वहां खेलते हैं, सरल रेखा में, ऐसे सीधी रेखा में गति होती है, सरल रेखीय गति है। ट्रेन है वो भी एक निश्चित पथ में सरल रेखा में चलती है, तो सरल रेखीय गति है। बंदूक की गोली की गति, जी बिल्कुल सही है। और बताओ, क्या बोल रहे हो? तो ये सारे गतियों के कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। यादृच्छिक गति और घूर्णन गति आप अवश्य ध्यान में रखें, यहां से सवाल एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की गतियां हैं। उससे पहले आपने जाना न्यूटन के गति के नियम भी है ना, ये तो कल का बचा हुआ पार्ट है, लास्ट क्लास का। गति वाले चैप्टर में कुछ बातें बची हुई थी, आज लेंगे अब नया टॉपिक। ताप और उष्मा, क्या रहने वाला है? ताप और उष्मा, ये नया टॉपिक है। ये पीछे का बचा हुआ पार्ट था जो अभी आप पढ़ रहे थे। ये नया वाला टॉपिक आज ताप और उष्मा पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड हीट, टेम्परेचर एंड हीट, ये वाला टॉपिक, ताप और उष्मा। अब आ जाओ, ये तो बच्चे का जो बचा हुआ पार्ट था ना कल का, गति का, वो था। लेकिन टॉपिक जो रहेगा आज अपनी क्लास का, ये रहने वाला है ताप और उष्मा। ताप किसको कहा जाता है? ये तो सबको ही पता है। अरे ताप कहते हैं किसको है? किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता, किसी वस्तु की क्या? उष्णता और शीतलता, किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता।
अब उष्णता गर्मी होती है, शीतलता ठंड होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता को क्या बोला जाता है? ताप कहा जाता है। इसमें अंतर करना ही ताप है। किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता में अंतर करना ही क्या है? ताप है, टेम्परेचर है ये, ठीक है जी। तापमान की इकाई कौन सी होती है? तापमान का मात्रक क्या है? तापमान का यदि आपसे मात्रक पूछा जाए तो फिर क्या आंसर होगा? केल्विन। तापमान का मात्रक क्या रहने वाला है? केल्विन, ठीक है जी। ताप किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता का योग कह सकते हैं, अंतर कह सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं, आप कुछ भी बोलो। इकाइयां, तापमान की इकाइयां कितनी है? 4। तापमान की इकाइयों के नाम कौन कौन से रहेंगे? ये तापमान की 4 इकाइयां हैं। और ये यहां से सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान कब बराबर होता है, ये सवाल पूछा गया है। याद है ना आप सबको? सेल्सियस है ये क्या है? सेल्सियस, सेल्सियस है। ये वाला फ़ारेनहाइट होगा। फिर आर का क्या मतलब है? आर है र्यूमर, और के क्या है? केल्विन। ये तापमान की 4 इकाइयां हैं। तापमान की 4 इकाइयों के नाम क्या रहेंगे? जिसको याद नहीं है वो ऐसे याद करेंगे। तापमान की 4 इकाइयां सेल फोन में रिचार्ज करा दे। तापमान की 4 इकाइयों के नाम क्या रहेंगे? सेल फोन में रिचार्ज करा दे। ये सेल है ना, तो सी हो गया, सेल से सी बनाओ, फोन से एफ बनाओ, रिचार्ज से आर बनाओ, करा दे इसका मतलब के बना लो। तो ये तापमान की 4 इकाइयां हैं। तापमान की 4 इकाइयों के नाम क्या रहेंगे? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। यहां से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला सवाल तो यही हो गया, तापमान की इकाई कौन सी नहीं है, ये भी तो आ सकता है सवाल। तो 4 है भैया, तापमान की 4 इकाइयां देख लो कौन कौन सी है। एक तो सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट और र्यूमर और केल्विन, ये रही सी, एफ, आर और के, ठीक है। तापमान की 4 इकाइयां। अब अगला सवाल यहां से बनेगा, इनमें संबंध क्या है? तापमान की इकाइयों में संबंध क्या होता है? तापमान की जो इकाइयां दिख रही है इनमें क्या संबंध है? क्या करोगे? तापमान की इकाइयों में संबंध यदि आपसे पूछा जाए तो C/5 F-32 बराबर क्या करूंगा रे? R/4। याद कर लेना, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। तापमान की इकाइयों में क्या संबंध होता है? C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4। ये तापमान की इकाइयों में संबंध रहने वाला है। ये लो जी, ताप किसको बोलेंगे? किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता, ये ताप है। तापमान की यूनिट कौन सी है? केल्विन है। इकाइयां कितनी रहेगी? 4। कौन कौन सी है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, इनमें क्या संबंध होता है? तो C/5 बराबर F-32/9, ये काम आएगा, अभी काम आने वाला है ये सारा का सारा, ठीक है। अब इसमें ये र्यूमर है ना, बहुत कम काम आएगा आपके एग्जाम में, यहां से सवाल नहीं बनते। एग्जाम में यदि कोई सवाल बना तो फिर ये वाला रहेगा, सी और एफ में से ज्यादातर यहीं से प्रश्न आएंगे एग्जाम में।
अभी बताएंगे यहां से किस प्रकार के सवाल बनते हैं। उससे पहले एक नोट डाल के लिखिएगा, ये आर्मी की एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बराबर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सवाल पूछा गया था सी और एफ का मान बराबर कब होता है, तो आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। याद करना, ये सवाल पूछा हुआ है पहले, ठीक है। क्या प्रश्न बनेंगे यहां से? मानव शरीर का तापमान कितना होता है जी? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सबको याद है क्या? मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सबको याद है? यस। नेक्स्ट बताना, यदि आपसे सवाल किया जाए मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अभी बताऊंगा कैसे आया। और यदि सवाल पूछा जाए मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना है, तो 310। अब याद रखना, केल्विन जो होता है उसमें डिग्री नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब में डिग्री लिखा जाता है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लिख सकते। जैसे फ़ारेनहाइट में लिखा है 98.6 डिग्री, इसमें लिखा 37 डिग्री, तो इसमें नहीं लिखा जाएगा। पहले तो कर लो इन तीनों को इंपॉर्टेंट, यस, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। ये तो है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण सवाल है। अब ये आया कैसे वो भी देख लो। एक सवाल, मानव शरीर का तापमान कितना है रे? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में कितना होगा? आप जिनको याद है ना, उसके तो कोई समस्या है नहीं। और एग्जाम में ये भी नहीं है कि यही पूछा जाए। आपसे कोई सा भी प्रश्न दे सकते हैं। मानव शरीर का तापमान दिया है, कितना दिया है रे? मानव शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कितना होगा। अब कोई जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन दिया जाए, यहां तो कोई भी संख्या आ सकती है, दूसरा सवाल भी आ सकता है। समझे क्या? सवाल तो यहां से कोई सा भी बन सकता है ना। हो सकता है कि इनमें से सीधा ही आ जाए आपके, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री है, ये तो याद है, और ये वाला भी याद है 98.6, और ये वाला भी याद है। यहां यदि कोई चेंज होता है सवाल, तो फिर क्या करोगे? जैसे ही तापमान आए, तापमान पूछा जाए, सीधा सा फॉर्मूला आपके पास था, C/5 बराबर क्या लिखा था? F-32/9। अब बताओ इसमें R कहीं दिख रहा है क्या? तो R का क्यों काम में लेंगे? जब R दिख ही नहीं रहा, इसमें एक तो दिया है C, तो ये रहा C, और एक पूछा है F, तो ये रहा F। K को अलग तरीके से निकालेंगे, वो भी बता देंगे K कैसे निकालते हैं। K का तो सीधा सा हिसाब है, जब भी K पूछा जाए ना, K ये केल्विन, तो इसका तो सीधा सा हिसाब है, सेल्सियस में जोड़ देना किसका मान?
सेल्सियस में जोड़ देना किसका मान, 273 का। ये सीधी सी संख्या याद कर लेना, 273 में जितना भी सी दे रखा है ना, वो जब आप जोड़ोगे तो केल्विन का मान आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अरे भाई ये वाली संख्या ध्यान में रखिएगा, 273, और जब भी इसमें सेल्सियस का मान जोड़ दोगे, सी का मान जोड़ दोगे, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, के का सीधा सा हिसाब यही लगाना है। क्या समझे? जब भी आपको के का मान पूछा जाए किसी भी प्रश्न में, तो आप सेल्सियस का मान 273 में जोड़ देना। अब यहां देखो सी का मान कितना है, अरे कितना है, 37, और प्लस संख्या कितनी है, 273। बताओ इनका योग क्या होगा, 310। अब 310 के हो गया। इतना आसान है। अभी इसी सवाल को मैं चेंज करूंगा, आप गलत करोगे। कर लोगे क्या? के का हिसाब लगाओ, 273 में सेल्सियस जोड़ दो बस, ठीक है। और यदि केल्विन दे रखा है और सी पूछा जा रहा है, फिर माइनस हो जाएगा। इतना तो दिमाग लगाओगे। अरे भैया जी, यदि केल्विन दे रखा है और सी आपसे पूछ रहा है तो माइनस कर देना, और सी दे रखा है और के पूछ रहे हैं तो प्लस कर देना। इतना ही अंतर है प्लस और माइनस का। अब इस प्रश्न का आंसर देखो, के का आंसर तो आ गया ना अपने पास, के का आंसर क्या निकल के आया, 310, ठीक है। अब सी का, इसका मान चाहिए हमें, एफ का मान चाहिए। किसका चाहिए, एफ का। एफ का कैसे निकालते हैं, सी की जगह क्या रखूंगा, 37, ठीक है। बटे में कितना है, 5, एफ माइनस 32/9। एक समीकरण बन गया ना यहां से। तो आप क्या करोगे, इसको वज्र गुणा कर लो, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। आता है ना वज्र गुणा करना। 5 को मैं यदि एफ से गुणा करूं तो क्या बनेगा, 5f, यही बनने वाला है। माइनस कितने बनेंगे, 160। ये वाला हो गया पूरा कंप्लीट। इसको इसके साथ में गुणा करो, कितना बनेगा, 333। यही आ रहा है क्या सबके, जी ठीक है। अब देखो इस समीकरण को आगे बढ़ाओ, ये माइनस वाला उधर लेके जाएंगे तो किसमें बनेगा, आता है ना आप सबको। इसको यदि मैं इधर लेके जाऊं तो प्लस बन जाएगा ये। तो इसका मतलब हो गया 160 और प्लस में क्या करूंगा, 333। तो यहां से क्या बनेगा, ये 493। अब जब भी कोई संख्या गुणा में है तो यहां से नीचे जाएगी तो ये भाग बनेगा। तो यहां से बनेगा f बराबर 493/5। लगाओ भाग, लगाओ जरा भाग। भाग लगाओगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बन गया। क्या बन गया, डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गई बातें, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देखो, आपको ये तो याद था। क्या था रे, याद कहां गया, दिख रहा है क्या, ये लो, ये वाला याद था। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री। अब आपने निकाला किसका, फ़ारेनहाइट का। कितना आया, 98.6। और ये मैंने पहले लिख दिया था क्योंकि आपको याद है। फिर आपसे के का पूछा गया 310। ये कैसे आएगा, सी में जब 273 को ऐड किया तो केल्विन का मान आ गया 310। तो यहां से 3 प्रश्न बन गए। पहला, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होगा, 37। मानव शरीर का तापमान है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6, और केल्विन में कितना होगा, 310। ये संख्या तो आपको याद है। अब याद नहीं है और पेपर में यदि प्रश्न आ गया तो फिर क्या करोगे बताओ। फिर ये सूत्र काम में आएगा। एक सवाल और लिख देता हूं, आंसर करना। कमरे का तापमान,
अब करना, कमरे का तापमान 27 डिग्री है। अरे भैया कमरे का तापमान कितना है, सबका आंसर देखते हैं आता है कि नहीं आता। 27 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको एफ का मान बताना है, फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा। फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब ऐसे सवाल एग्जाम में बनेंगे, पेपर थोड़ा सा ही लेवल का बनता है तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और आपसे पूछा गया है फ़ारेनहाइट। जब भी प्रश्न ऐसा आए तो आप देख लेना क्या क्या है, एक तो सी दे रखा है और दूसरा एफ पूछा जा रहा है, और सी और एफ तो इसी फॉर्मूले में आएंगे भाई। सी और एफ किस में आने वाले हैं, इसी वाले में। किस में आएंगे, अरे किस में आएंगे, सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 और बटे में क्या लिखूंगा, नो। यही है क्या, कर लोगे। सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9, क्या करोगे। अरे सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 27 रख दो, 27 रख दिया इसकी जगह, बटे में क्या लिखूंगा 5। इतना समझ में आ गया। ये तो दे रखा है, क्या दिक्कत है बताओ। आगे बताओ, एफ का मान निकाल रहे हैं ना, तो ये बनेगा एफ माइनस 32 और बटे में क्या लिख दूं 9। आगे क्या होता है, आगे वज्र गुणा, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में। अब ये संख्या आपको याद हो जाएगी यदि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है तो याद ही हो जाएगी। ये बन गया 5 एफ माइनस क्या आया 160, ये तो याद ही था, याद हो गया। अब इसको इसके साथ में गुणा करो, बताओ। अरे भाई 27 को 9 से गुणा करोगे क्या आएगा, 18 और 6 कितने हो गए 24, 243, यही आ रही है संख्या, यस। तो यहां लिखूंगा मैं 243। अब आगे यदि किसी को नहीं पता तो इधर भेजेंगे, इसमें जोड़ होगी, सीधी सी बात है। तो ये 5 है बराबर क्या बन जाएगा, कितना बन रहा है, ये वाला 3 बनेगा, 6 और 4 10 का 0, हासिल की 1, 2 और 2 4, 403 बन रहा है, यही बनेगा, यस। अब देखो ये गुणा में है तो एफ का मान तो भाग में चला जाएगा यहां से, तो 403 बटे 5 लगाओ भाग, क्या आने वाला है 80.6 आ रहा है जी, बिल्कुल 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सही आंसर होगा। क्या समझे, अरे क्या समझे बताओ, बताओ क्या समझे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंसर करना। केल्विन में कितना होगा, तनसुख, तनसुख आंसर करेगा, इसका मान केल्विन में कितना होगा, फटाफट निकाल के बताओ। कमरे का तापमान देखो, अरे कमरे का तापमान कितना है, कमरे का तापमान कितना है, सेल्सियस में कितना है 27, यही है ना। एफ में कितना है 80.6, ये आया। और के में पूछ रहे हैं, के में, और के का मैंने पहले ही बता दिया, के का कैसे निकालेंगे, सी में कितना जोड़ेंगे, सी का मान कितना है 27 प्लस 273 कितने हो गए, इसका मतलब ये बन गया 300। बताओ कर लोगे या नहीं होगा, पक्का कर लोगे। एक सवाल और दे दे, करो फिर। इसका आंसर करना, किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो एफ में कितना होगा, एफ का मान निकाल, फटाफट बताओ कितना आंसर आ रहा है। सबसे पहले कौन करता है देखें,
किसने निकाला सबसे पहले? बिल्कुल सही आया है, जिसने भी बोला। हो गया क्या? अच्छा, मैं पूछता हूं कि इसका मान k में कितना है तो क्या करोगे? अरे यदि आपसे सवाल किया जाए कि किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में पूछा जाए तो क्या करोगे बताओ? तो 273 और प्लस में क्या लिखूंगा? 60। बताओ क्या बनेगा? 333 बन रहा है क्या? ये लो जी, k में 333 बन गया। लेकिन एफ की समस्या है, एफ की। एफ निकालो, एफ कितना आ रहा है? अब सीधा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में है कि c/5 बराबर क्या करूंगा? f माइनस 32/9। लगाओ इसमें भाई, लगाओ। लगा लिया। c का क्या है? 60 है। बटे में क्या आएगा? 5। f माइनस बटे, यहां से क्या होगा? सीधा कर रहे हो क्या? कोई बात नहीं। तो ये 5f बराबर 5f माइनस कितना हो गया? ये 160 बराबर 540 बन रहा है। हाँ 540। तो यहां से क्या होगा बताओ? 5f बराबर क्या बनेगा? क्या बनेगा? 540 में 160 जोड़ दो, 700 जी, बिल्कुल। और f बराबर क्या बनेगा? 700 बटे, यहां से क्या निकल के आया? 140। तो बराबर हो गया ये 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। f का मान कितना आ गया? f का मान कितना आ गया? 140 डिग्री। काट सकते हैं जैसी आपकी इच्छा, मैंने तो पूरा समझाया है। अब बताओ, समस्या है यदि टेम्परेचर का कोई सवाल आता है तो कर लोगे क्या? तापमान में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, या फिर सीधा होगा मनुष्य के शरीर का तापमान आपसे पूछा जाए। सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में आपके 98.6 होता है, और केल्विन में कितना होता है? 310। कर लोगे? पक्का? करो फिर एक सवाल और, फिर चलते हैं उष्मा की ओर, है ना। एक सवाल और लेते हैं। करना जी। किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु का ताप 280 K है, तो सेल्सियस में कितना होगा? सेल्सियस में कितना होगा? अब आधे फंसेंगे इसमें, आधे फंस जाएंगे। क्या राकेश कितना आया? राकेश क्या आंसर आ रहा है? मैंने न्यूमेरिकल्स प्रश्नों के सारों की प्रैक्टिस करवाई है, चाहे ओम का नियम हो, चाहे आपके फोकस दूरी का हो, हैं? इसके अलावा जो भी ये न्यूमेरिकल सारे बताए हैं आपको। कोई सा भी सवाल आए, टेम्परेचर का पूछा जाए तो इसी आधार पर कर देना। अब बताओ इसमें क्या दे रखा है? अब के दे दिया भाई, के दे दिया। इतनी देर क्या दे रहे थे? सी दे रहे थे। अब क्या दिया है? के। पूछा है क्या है? एफ से सी पूछा गया है। देखो लिख लो, नहीं पता तो। यदि सी दिया जाता है, यदि सी दिया जाता है और क्या पूछते हैं? और के पूछा जाता है। मैं पूरी बात लिख देता हूं ताकि पता रहे। तो क्या करोगे? सी प्लस कर देना 273। अब कर लोगे? एक कंडीशन और लिख देता हूं, एक कंडीशन और लिख देता हूं। यदि के दिया जाता है, यदि के दिया जाता है, यदि के का मान दिया जाता है और क्या पूछा जाता है? सी। सी पूछा जाता है तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? के माइनस 273 कर लोगे क्या? एफ दे दे तो फॉर्मूला सामने पड़ा है ना। c/5 बराबर f माइनस 32/9 लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा बताओ? अब बताओ क्या आंसर होगा इसका? अभी भी नहीं कर पाओगे क्या?
अरे भाई क्या लिखा है, के दिया गया, ये रहा के दे दिया, कितना दिया है 280, और पूछा क्या जा रहा है सी, तो क्या करूंगा मैं माइनस 273, क्या बन गया, तो सी बराबर 7 डिग्री। बोलो कर लोगे या अभी भी नहीं होगा? देखते हैं फिर कल के टेस्ट में सवाल आने वाले हैं टेम्परेचर के, करना फिर। अभी कोई समस्या है टेम्परेचर की तो बता दो, अन्यथा आगे चलें। तापमान के सवाल ऐसे ही आएंगे, तो C/5 बराबर F-32/9 आप फॉर्मूला काम में लें और यहां से आपके आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, उष्मा। ताप और उष्मा अपना टॉपिक था, तो ताप आपने जाना, अब है उष्मा। अच्छा, एक प्रश्न और नोट कर लेना भैया, एक प्रश्न नोट कर लेना। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर काम में लिया जाता है। तापमान को मापने के लिए क्या करते हैं? अरे कई बार ऐसे आसान सवाल भी आ जाते हैं। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? थर्मामीटर प्रयोग में लिया जाता है। क्या काम में लेते हैं? अरे क्या काम में लेते हैं? तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर काम में लेते हैं। ठीक है, तापमान को किसमें मापते हैं? थर्मामीटर में। जैसे आपने कल गलत किया कल स्पीडोमीटर करके आए हैं कई, आज ये था। उष्मा, उष्मा क्या है बताओ, क्या है उष्मा? उष्मा किसको कहते हैं? दो वस्तुओं के ताप का अंतर क्या कहलाएगा? उष्मा। उष्मा कहते हैं दो वस्तुओं के ताप का अंतर। दो वस्तुओं के ताप का अंतर क्या कहलाएगा? उष्मा कहलाएगा। दो वस्तुओं के ताप के अंतर को क्या कहते हैं? उष्मा। और उष्मा है ना, ये हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। कहां? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। उष्मा कहां चलती है रे? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। कर लोगे? उष्मा का प्रवाह कहां होता है? उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तापमान का मात्रक केल्विन लिखा, उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का मात्रक जूल होता है जी, वाह। उष्मा का मात्रक क्या होगा? उष्मा का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। उष्मा का मात्रक पूछा है आपसे, कैलोरी। उष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। उष्मा का मात्रक क्या होता है रे? कैलोरी। क्या करोगे? कैलोरी। जूल होता है ना, क्यों नहीं होता? कर लोगे? उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण, अरे होता है, क्यों नहीं होता? उष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? 3। पहली कौन सी विधि है? चालन। दूसरी कौन सी है? संवहन, यहां से भी सवाल आया है। और तीसरी कौन सी विधि है? विकिरण। तो प्रश्न यहां से बन गया, उष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां होती है? तो उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। अरे उष्मा संचरण की विधियों के नाम पूछा जाए तो क्या करोगे? 3 नाम बता देना। ये विधियां हैं। क्या है? विधियां। उष्मा संचरण की क्या है? ये विधियां। कौन कौन सी है?
चालन, संवहन और विकिरण। पहली विधि चालन है, दूसरी कौन सी है? संवहन है, और तीसरी कौन सी है? एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए माध्यम, क्या पूछा जाए? माध्यम। यदि आपसे पूछा जाए कि चालन का माध्यम क्या है, तो आपका आंसर होगा ठोस। क्या होगा? ठोस। समझ गए? चालन विधि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम कौन सा होता है? ठोस होता है। समझ गए जी? क्या संवहन विधि के लिए माध्यम चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। तो माध्यम विधि के लिए जो आपका होगा माध्यम कौन सा होगा? तो वो होगा द्रव और गैस। द्रव और गैस। संवहन विधि है वह द्रव और गैस पर आधारित है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बताओ, चालन, संवहन और विकिरण। अब विकिरण विधि के लिए माध्यम बताओ क्या होगा? तो यहां होगा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम नहीं चाहिए। और यही वो सवाल है जो एग्जाम में आया हुआ है। सवाल यही है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, बड़ी बड़ी भर्तियों में पूछा गया है। ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो आपका आंसर होगा विकिरण। क्या होगा? विकिरण। चालन विधि के लिए कौन सा माध्यम चाहिए? ठोस। संवहन विधि के लिए कौन सा माध्यम? द्रव और गैस। और विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां से सवाल बनता है, जो सूर्य का तापमान है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? सूर्य का तापमान पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? विकिरण। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? उष्मा दो वस्तुओं के ताप का अंतर है। उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर इसका प्रवाह होता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी, जूल भी होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है। और उष्मा संचरण की विधियां पूछा जाए तो 3 प्रकार की विधियां हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन विधि के लिए माध्यम जो चाहिए वो ठोस होगा, और ठोस पदार्थ की पहली अवस्था है। पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी है? द्रव है जी। और पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस। तो द्रव और गैस जो होते हैं वो संवहन विधि के लिए जरूरी है। और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था कौन सी है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। याद हो गया? यस। उष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम नहीं चाहिए? विकिरण। कौन सी है? विकिरण। अब बताना, अब मुझे बताओ, ये लोहे का पाइप है। क्या है? लोहे का पाइप है। आग जल रही है, चूल्हा है इधर, इधर आग है, चूल्हा जल रहा है। ये इस लोहे के पाइप को यहां डाल दिया अंदर इतना, तो क्या ये लोहे का पाइप यहां तक गर्म होगा? यस। क्यों होगा रे? क्यों होगा? पहली बात, लोहा क्या है? ठोस है। और ये जो है गर्म होगा, यानी उच्च ताप था, यहां से उष्मा का प्रवाह, यानी यहां ज्यादा गर्म है तो उच्च ताप हो गया, तो ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है ये उष्मा का प्रवाह। चालन विधि है इसलिए ये पूरा गर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? गर्म होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो इससे आप क्या समझते हैं कि ठोस वस्तुओं में उष्मा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? चालन विधि द्वारा होता है। अब लोहा ठोस ही तो है, इसको यहां से गर्म किया तो ये पूरा ही तो गर्म हो जाता है। आप चेक कर लेना, ऐसा है। चूल्हे के अंदर होती है लोहे की एक पाइप, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसको चेक करना है कि नहीं। तो उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ध्यान रखना ठोस पदार्थ जो होते हैं वो चालन विधि में काम आते हैं। ठोस पदार्थ किस विधि में काम आते हैं? चालन विधि में। कर लोगे? पृथ्वी का वायुमंडल गर्म क्यों होता है? आज गर्म ही दिख रहा है।
पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के कारण, क्योंकि इसमें लिक्विड और गैस है, इसलिए गर्म होगा। और सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पहुंचता है विकिरण विधि से। समझ गए? तो आप नोट कर लो, कुछ बातें हैं वो नोट करने लायक है, एग्जाम में बनते हैं। पहली बात लिखिएगा, सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का तापमान पृथ्वी पर क्या भैया? विकिरण विधि से पहुंचता है। किस विधि से? विकिरण से। अब एक सवाल मैं यहां से आपसे और पूछ रहा हूं, एक सवाल आपके सामने है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 19 सेकंड। जिसको भी नहीं पता नोट कर लेना भैया, नोट कर ले। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचता है। क्या भैया? अरे ज्यादा बोले तो 499 सेकंड। क्या? 499। वैसे ही चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? कर लोगे? ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। सूर्य का तापमान पृथ्वी पर कितने समय में, सूर्य की किरणें जो प्रकाश का है, 8 मिनट और 19 सेकंड। इसका मतलब 400, लगभग कहें कि 500 सेकंड हो गया। लगभग क्या है? 500 सेकंड। तो सूर्य का तापमान पृथ्वी पर विकिरण विधि से पहुंचता है। एक और नोट कर लेना, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म क्यों होता है? किस विधि के कारण पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है? वो होता है संवहन विधि के कारण। पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह होता है, वो चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे क्या? अब चालन जो विधि है ना, ये भी 3 प्रकार की होती है। इसमें भी 3 टाइप आते हैं चालन में। चालन में 3 प्रकार आते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो होगा चालक, दूसरा क्या होगा? सुचालक, और तीसरा उष्मारोधी। उष्मा संचरण की चालन विधि में 3 प्रकार आते हैं। एक तो चालक हो गया, कंडक्टर। एक हो गया उष्मारोधी। आपसे सवाल पूछ सकते हैं उष्मारोधी पदार्थ कौन से हैं। और एक हो गया कुचालक। एक कौन सा हो गया? कुचालक। सवाल आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि उष्मारोधी पदार्थ कौन कौन से हैं? उष्मारोधी पदार्थ पूछा जाए, उदाहरण नोट कर लेना भैया। उष्मारोधी कौन कौन से हैं? एक तो एबोनाइट है। क्या है? एबोनाइट। और दूसरा क्या है? एस्बेस्टस है। क्या है? एबोनाइट जानते हो? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एबोनाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, कर लोगे? एबोनाइट याद कर लेना। एबोनाइट उष्मारोधी पदार्थ है, एक ही खूब है। चालक में क्या होगा? मानव शरीर। क्या होगा? मानव शरीर। अम्लीय पदार्थ ये क्या होते हैं? चालन होते हैं। अरे करंट आता है कि नहीं आता इनमें? तो ये चालन विधि का हो गया। और एक है कुचालक। ये क्या है? लकड़ी। देखा है? लकड़ी। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कुचालक पदार्थ, लकड़ी हो गया, इसके अलावा प्लास्टिक हो गए। क्या? प्लास्टिक। तो ये आपके कुचालक है। सुचालक में ये आ जाएंगे, उष्मारोधी में एबोनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एबोनाइट।
एस्बेस्टस, एबोनाइट, ये होते हैं। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से टेम्परेचर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सवाल आपसे पूछे जाते हैं तापमान के, कौन सा तापमान किस में बदलवा भी सकते हैं। सेल्सियस को आपसे फ़ारेनहाइट पूछा जा सकता है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में पूछ सकते हैं, केल्विन को क्या किस में पूछा जा सकता है, सेल्सियस में पूछा जा सकता है। तो ये जरूर ध्यान में रखना है, यहां से कन्वर्ट के सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, क्लियर होगी बातें? और बताओ कोई समस्या है तो अभी एक अंतिम सवाल लेता हूं, क्लास से लेंगे विदा एक सवाल लेके, ठीक है? फिर बाकी देखना है कल क्या करना है, बताना। आसान सा सवाल लेता हूं। लोहे की कुर्सी, लोहे की कुर्सी सर्दियों में, लोहे की कुर्सी सर्दियों में ठंडी, जबकि लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी कम ठंडी लगती है। देखा है क्या? अरे सर्दी का मौसम है, एक लोहे की कुर्सी है, दूसरी लकड़ी की कुर्सी है, जैसे ही आप उस पे जाके बैठोगे तो कौन सी कुर्सी ठंडी लगेगी? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होगा? लोहा क्या है? लोहा धातु है। लोहा क्या है? धातु है। और जो धातु होती है उसमें ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है? आसानी से होता है। तो लोहा हो गया सुचालक। लोहा क्या हो गया? सुचालक। यानी ये समझ रहे हैं ना, लोहा धातु है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होगा, जबकि इसमें नहीं होता। कर लोगे? एक सवाल और। धातु के प्याले में, धातु के प्याले में चाय पीना, देखा है क्या? चाय पीना कठिन है। जबकि बात करें, जबकि चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। अब बताओ भैया, इसका क्या आंसर होगा? क्या करोगे? एक आपके पास धातु का प्याला है, उसमें चाय पी रहे हैं, कठिन है। और दूसरा चीनी मिट्टी का है, उसमें चाय पीना ज्यादा आसान है। क्यों बताओ? क्यों का ऐसा? वही बात है, धातु का बना हुआ है ना ये, तो धातु का बना हुआ है, इसका मतलब इसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होगा, तो गर्म हो जाएगी, और गर्म है इसलिए इसको पी नहीं पाएंगे। जबकि चीनी मिट्टी में ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा। या ऐसे बोले, ये तो है सुचालक और ये क्या है? कुचालक। ऊष्मा के प्रति ये सुचालक है और ये कुचालक है। सुचालक है तो ये गर्म ज्यादा होगी, कुचालक है तो गर्म कम होगी। ऐसा इसलिए होता है। कर लोगे इनके आंसर? ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या बताओ? बाकी तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।